Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the state class of physics A levels. We are doing a series जिसमें हम एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं. आपके एग्जाम्स करीब आ रहे हैं. आपको प्रेपरेशन के लिए क्रिस्प कंटेंट चाहिए. वी आर प्रिपेयरिंग दैट फॉर यू. अच्छा बच्चों, अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं और आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हम कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. रादर दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस. आपको हर किस्म के पास अटेम्प्ट करने होते हैं. वो आप स्लेट की वीडियो से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना चाहिए. आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको उसको ओवरकम करना है. मुझसे पूछे, अपने टीचर से पूछे, प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी. एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट रिपीटिंग दैट मिस्टेक फॉर द नेक्स्ट टाइम ना. तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, यू विल कम अक्रॉस अ स्टफ, जब आपको कि यार ये नहीं हो रहा मुझसे, तो वो टाइम होता है कि आप और मोटिवेटेड हो जाओगे. भाई हमने इसको करना है, हमने इसको लर्न करके ही रखना है, राइट? सो वी आर द चैप्टर वी आर स्टार्टिंग इज कैपेसिटेंस. नाउ हैव अ लुक, व्हाट इज अ कैपेसिटर? सो कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, एक छोटा सा कंपोनेंट होता है दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? इसके क्रॉस जब आप वोल्टेज सप्लाई करते हो, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है. इसके अंदर चार्ज भी स्टोर होता है. इनफैक्ट नेट चार्ज तो जीरो स्टोर होता है, बिकॉज कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट होती हैं. एक प्लेट के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है. सो द नेट चार्ज इज जीरो. So it's written here that capacitor is a device or a component for storing electrical energy, right? It consists of two conductors in a close proximity. So basically you can see different types of capacitors on your screen. हमने जो capacitor पढ़ना है, that is a parallel plate capacitor. Have a look, what is a parallel plate capacitor? जैसा कि आप capacitor का symbol देखते हो, there are the two plates of capacitors, ठीक है, और they are separated by a medium which is insulator, and this is a certain type of insulator called as dielectric, right? So this is a dielectric material, right? It's a type of insulator. इसकी डिटेल में आपको आगे जाके बताऊंगा. और these are the two wires. One of the terminal of capacitor is positive, the other terminal is negative. तो जनाब, जब आप कैपेसिटर को चार्ज करोगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज स्टोर हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज पॉजिटिव प्लेट के ऊपर इफ देयर इज नेट पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव प्लेट के ऊपर देयर इज नेट नेगेटिव चार्ज. सो दिस पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद दिस नेगेटिव चार्ज, राइट? सो जैसे जैसे कैपेसिटर को चार्ज अप करते जाते हो, वैसे वैसे इसके क्रॉस वोल्टेज भी इंक्रीज होती जाती है. And when you convert this proportionality sign into equal to sign, there comes this constant of proportionality, and this is called capacitance of a capacitor. ठीक है? So what is dielectric बच्चों? Dielectric एक ऐसा मीडियम होता है, एक ऐसा इंसुलेटर होता है which allows electric field lines to pass through it, right? So what is dielectric? Dielectric is an insulator, but it allows electric field lines. चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरूर इसकी क्रॉस पास कर सकती हैं, राइट? सो टू कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटर आर ऑपोजिटली चार्ज, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट एक प्लेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी प्लेट पर इक्वल नेगेटिव चार्ज भी है, राइट? सो कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. फॉर एग्जांपल, computers, televisions, tape recorders, air conditioners, etc. Capacitors are available in many shapes and many sizes, as you can see. तो बच्चों, इस डायग्राम में मैंने आपको जैसा इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है कि दो इसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो मेटल प्लेट्स होती हैं, which are separated by a certain type of insulator which is dielectric, right? So the net charge stored on a capacitor is zero. Why? Because ऊपर वाली प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, नीचे वाली प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा. बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुई है, राइट? व्हाई? बिकॉज अगर आप यहां पर लेट सपोज एक बल्ब कनेक्ट करते हो, फॉर दिस बल्ब दिस कैपेसिटर विल एक्ट एज अ बैटरी. देखो, कैपेसिटर इज जस्ट लाइक अ बैटरी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है. सो यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, एंड कन्वेंशनल करंट विल फ्लो from positive terminal of the capacitor to the
negative terminal of capacitor. So here capacitor is acting like a small battery. और capacitor का यही रोल है कि वो stored electrical energy को near future में supply कर देता है किसी भी component में. हाँ, होगा ये कि जैसे जैसे capacitor discharge होगा इसकी voltage decrease करेगी. Opposite plate के दरमियान जो net charge है वो भी decrease करेगा. So once again we can say that charge is proportional to voltage and Q equals CV, right? So if we have a look at its charge voltage graph, this must be a straight line through origin. Why? Because charge is directly proportional to voltage, right? So here's a simple rule of charging of capacitor कि जनाब अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपके पास there's a power supply of EMF V volts. You have a two-way switch which has two terminals, terminal A and terminal B. There's a capacitor, and then with the terminal B of the two-way switch, there's a bulb connected, right? So what will happen when we will switch this towards terminal A? जब आप two-way switch को point A के साथ connect करोगे बच्चों, आपका capacitor जो है वो instantly charge हो जाएगा. कैपेसिटर्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस P3 में भी आना स्टार्ट हो गए हैं. सो मेक श्योर कि जब आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आपने कैपेसिटर का प्रैक्टिकल किया हुआ है, राइट? सो ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल दिस बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 10 वोल्ट्स. योर कैपेसिटर विल बी चार्ज अप टू द वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट्स. ये 10 वोल्ट्स तक चार्ज हो जाएगा, ठीक है? नाउ योर कैपेसिटर हैज कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिकॉज इट स्टोर्स एनर्जी, राइट? So your voltmeter will start giving you a reading of 10 volts. What if you want to operate this bulb with this stored voltage or stored electric energy? For that आप इसको terminal A से remove करेंगे और switch को point A के साथ B के साथ connect करेंगे और आपका ये वाला circuit complete हो जाएगा. And in this circuit this capacitor will act like a battery. So जो इसकी stored energy होगी वो bulb को provide करेगा और bulb शुरू में उसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी बिकॉज उसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट्स होगी. जैसे जैसे एनर्जी डिप्लीट होती जाएगी, जैसे जैसे एनर्जी जो है वो कैपेसिटर से बल्ब को प्रोवाइड होती जाएगी, बल्ब की वोल्टेज भी रिड्यूस होती जाएगी, कैपेसिटर की वोल्टेज भी रिड्यूस होती जाएगी. सो जैसे ही वोल्टेज रिड्यूस होगी इसकी ब्राइटनेस डिम आउट हो जाएगी और आफ्टर सम टाइम इसकी ब्राइटनेस विल बी जीरो, राइट? सो दिस इज हाउ द चार्ज वेरीज विद वोल्टेज. आई जस्ट टोल्ड यू दैट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू voltage, right? So this gives us an equation that Q equals CV. If you make C subject of the formula, this will be equal to Q over V. और अगर आप इस ग्राफ का gradient भी find out करो, that will be equal to Q over V. So the gradient of charge voltage graph of a capacitor gives you the value of Q over V, which is equal to capacitance of a capacitor. Now, what is capacitance? हमने देख लिया कि कैपेसिटेंस जो है वो रेशो है चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, बट चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर तो जीरो होता है. व्हाई? बिकॉज पॉजिटिव प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों नेगेटिव प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा. सो नेट चार्ज स्टोर्ड इज जीरो. सो अगर नेट चार्ज जीरो है तो हम कौन सा चार्ज कंसिडर करते हैं? वी कंसिडर अ चार्ज स्टोर्ड ऑन अ सिंगल प्लेट ऑफ कैपेसिटर, right? So as I've just told you that capacitance of capacitor is equal to charge over voltage. हम कौन सा चार्ज कंसिडर करेंगे? चार्ज stored on a single plate of capacitor. So capacitance of any capacitor is the ratio of charge stored on a single plate of capacitor to the potential difference across that capacitor. You will memorize this definition. So capacitance is ratio of charge to the voltage across capacitor. सो अगर आपने डिनोमिनेटर को रिमूव करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. दिस इज द मेन इक्वेशन दैट Q इक्वल्स CV. ये इस चैप्टर की बैकबोन है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, राइट? सो जैसे जैसे आप कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज इंक्रीज करोगे इसके क्रॉस वोल्टेज भी इंक्रीज होती जाएगी. सो चार्ज वोल्टेज ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? सो द ग्रेडियंट ऑफ चार्ज वोल्टेज ग्राफ इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस. What is the unit of capacitance? बच्चों capacitance is measured in farads, ठीक है? और एक और बड़ा कॉमन यूनिट है माइक्रोफैरड्स, राइट? जनरली जो कैपेसिटर के ऊपर वैल्यू मेंशन्ड होती है दैट इज गिवन इन माइक्रोफैरड्स, राइट? हैव अ लुक एट दिस कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर.
वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा दैट वोल्टेज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू Q over 4 pi epsilon naught R, राइट? सो अगर आपने यहां से डेरिवेशन करनी है, ये 2 मार्क्स की डेरिवेशन एग्जाम में आती है, यू विल राइट Q equals CV, right? And you can replace the expression of voltage with this expression, which is Q divided by 4 pi epsilon naught R. दोनों साइड्स पर चार्ज कॉमन है, चार्ज से कैंसल आउट हो जाएगा, and you can make the C subject of the formula. So capacitance of a circular capacitor or a spherical capacitor is equal to 4 pi epsilon naught R, where epsilon naught is permittivity of free space. You have studied this in electric field. Now this 4 pi epsilon naught is a constant. Capacitance of a capacitor is directly proportional to its radius, right? Now let's learn capacitance in series. बच्चों, कैपेसिटेंस सीरीज में पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं। इस बात को याद रखना कि मैंने आपको बताया था कि दिस मटेरियल यूज इन अ कैपेसिटर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ इंसुलेटर एंड दिस टाइप ऑफ इंसुलेटर इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। इसका मतलब ये है इट अलाउज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बच्चों, इस डाई इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्मेशन होगी। Electric field lines will be pointing from positive terminal toward the negative terminal of battery, like this. This is the direction of electric field lines, right? So, अब this will help you to understand capacitance in series बहुत आराम से। लेकिन उससे पहले एक और एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ी थी, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। देखिए, लेट्स अज्यूम दैट यू हैव 2 spherical uncharged metal spheres. एक स्फेयर ये है, एक स्फेयर ये है, दे आर अनचार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। यू ब्रिंग अ मेटल रॉड नियर दिस, फॉर एग्जाम्पल यू आर ब्रिंगिंग अ नेगेटिवली चार्ज मेटल रॉड। तो बच्चों, नेगेटिवली चार्ज मेटल रॉड क्या करेगी? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगी। कीप इन माइंड दैट ऑल दीज 3 ऑब्जेक्ट्स 1, 2, 3 आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज रिपेल हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट स्फीयर के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को रिपेल करेगा, राइट? सो दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों स्फीयर्स अभी भी अनचार्ज ही हैं। व्हाई? बिकॉज एक स्फीयर पे जितना पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे स्फीयर पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। इस चीज को अगर आप इंप्लीमेंट करोगे कैपेसिटेंस इन सीरीज, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये बात याद रखो कि सीरीज के अंदर जब कैपेसिटर कनेक्ट हुए हुए, व्हाट इज द मटेरियल इनसाइड देम? दिस मटेरियल इज कॉल्ड अ डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। दिस मटेरियल इज डाइइलेक्ट्रिक। इसका मतलब ये है कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के अक्रॉस चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, बिकॉज डाइइलेक्ट्रिक इज अ परफेक्ट इंसुलेटर, राइट? सो अगर मैं यहां पर ये लाइंस को डिफाइन कर दूं, मैं यहां पर 2 ग्रीन लाइंस ड्रॉ करने लगा हूं, दिस ग्रीन लाइन एंड दिस ग्रीन लाइन। सो इस सारे रीजन में अगर आप देखें तो ये 2 मेजर मेटल प्लेट है, ये वायर है और ये भी एक मेटल प्लेट है, ठीक है। इसके दोनों साइड्स पर क्या है बच्चों? इसके दोनों साइड्स पर इंसुलेटर है। सो चार्ज यहां पर ना एंटर हो सकता है, ना चार्ज यहां से लीव हो सकता है, सिर्फ सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगी। सो हाउ द कैपेसिटर्स आर चार्ज्ड? Capacitors are charged by the process of electrostatic induction. देखो कैसे। This is the positive terminal of battery. इस positive terminal of battery की वजह से इस positive plate of capacitor पर कौन सा charge induce हो जाएगा? Positive charge induce हो जाएगा। Now this positive charge will attract this negative charge because of electric field passing through this dielectric, और किस चार्ज को रिपेल कर देगा? पॉजिटिव चार्ज।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस रीजन में एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, एक वायर है और दोबारा से एक प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर है। अगर मैं इस पार्ट को सर्कल कर दूं तो ना कोई चार्ज यहां से मूव हुआ, ना कोई चार्ज यहां पर आया, ठीक है। तो हुआ क्या है, सिर्फ सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुई है। सो बेसिकली कैपेसिटर्स आर चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नेक्स्ट प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, उससे नेक्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव। इसका मतलब ये है all the capacitors in a single line are charged by the process of electrostatic induction। ठीक है, जितना चार्ज फर्स्ट प्लेट पर इंड्यूस हुआ उतना इक्वल चार्ज नेगेटिव प्लेट पर, उतना इक्वल पॉजिटिव चार्ज उससे नेक्स्ट प्लेट पर। इसका मतलब ये है कि अगर सारी की सारी प्लेट्स के ऊपर सेम चार्ज इंड्यूस हुआ है, वी कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट चार्ज इज कांस्टेंट इन सीरीज। चार्ज इज कांस्टेंट इन सीरीज। सो इसका मतलब ये है चार्ज on a first capacitor is equal to charge on a second capacitor is equal to charge on a third capacitor, because जो चार्जिंग एंटिटी है जो कि बैटरी है उसने जितना चार्ज सप्लाई किया वो चार्ज Q है, और नेक्स्ट कैपेसिटर्स हैव बीन चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सो व्हाट इज डिवाइडेड इन सीरीज, वोल्टेज डिवाइड होती है जस्ट लाइक सीरीज रेजिस्टर सर्किट, V equals V1 plus V2 plus V3, right? So in series charge is always constant, charge is always constant, और वोल्टेज जो है वो डिवाइड होती है। अगर आप सारी की सारी वोल्टेजेस को सम अप कर लोगे दैट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय बैटरी विच इज द ईएमएफ ऑफ बैटरी। सो इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज की एक छोटी सी डेरिवेशन है, आपको एग्जाम में डेरिवेशन आती है और फ्रीक्वेंटली आती है। कैपेसिटेंस इन सीरीज की भी आती है, कैपेसिटेंस इन पैरेलल की भी आती है, राइट। सो आप इसको वीडियो को पॉज करें, इसको नोट डाउन करें और फिर इसको अंडरस्टैंड करें दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि पैरेलल सीरीज में वोल्टेज जो है वो स्प्लिट होती है। सो वी कैन से दैट दिस वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, राइट। सो वोल्टेज स्प्लिट होती है, आप लिखोगे वोल्टेज ऑफ अ बैटरी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ यू नो दैट Q equals CV. Make V subject of the formula V equals Q over C, right? So replace all the voltages by Q over C. So Q over C equals Q1 over C1 plus Q2 over C2 plus Q3 over C3. Now you know the charge is constant in series. निकालो common, cancel out करो. You will get the formula of effective capacitance. 1 over effective capacitance is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3, right? So here you have a simple question related to capacitors in series. You have 3 capacitors, 12 microfarads, 8 microfarads and 24 microfarads capacitors. They are in series and they have been connected with a voltage supply of 6 volts. तो बच्चों what should be the first step? First step ये होना चाहिए कि आप इनकी effective capacitance find out करो. So you'll apply the formula of effective capacitance. Effective capacitance 1 over C equals 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. जो आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं उनकी वैल्यूज देखो, 12 माइक्रोफैरेड्स, 8 माइक्रोफैरेड्स और 24 माइक्रोफैरेड्स। आपकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ रही है 4 माइक्रोफैरेड्स। नाउ वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ 4 माइक्रोफैरेड्स इफेक्टिव कैपेसिटेंस, आप फॉर्मूला अप्लाई करो Q equals CV on this entire circuit. Your effective capacitance is 4 microfarads and the total voltage is 6. यहाँ से आपके पास चार्ज आ रहा है 24 माइक्रोफैरेड्स, सॉरी 24 माइक्रोकूलम्स। इसका मतलब ये है चार्ज stored on each capacitor is equal to 24 microcoulombs, 24 microcoulombs, right? So आगे देखो, ये चार्ज आपने फाइंड आउट कर लिया, चार्ज stored on each capacitor is 24 microcoulombs। अगर आप V equals Q over C अप्लाई करो तो आप हर इंडिविजुअल कैपेसिटर की वोल्टेज भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसा कि कैपेसिटर नंबर 1 का चार्ज, इनफैक्ट हर कैपेसिटर का चार्ज ही 24 माइक्रोकूलम्स है। फर्स्ट की कैपेसिटेंस इज 8 माइक्रोफैरेड्स। फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर इज 2 वोल्ट्स। सिमिलरली बाकियों के क्रॉस वोल्टेज इज 3 वोल्ट्स एंड 1 वोल्ट्स। अब जरा इस बात पर भी ध्यान दो कि क्या कांस्टेंट था हर कैपेसिटर में, चार्ज वाज कांस्टेंट। व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन इज Q equals CV. Make any of the things subject of the formula out of this capacitance और voltage. मैं voltage को subject of the formula बना रहा हूं। Voltage is equal to Q over C, right? Now
व्हाट इज कांस्टेंट इन ईच कैपेसिटर? बच्चों चार्ज इज कांस्टेंट। तो अगर ये चार्ज एक कांस्टेंट है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस? बच्चों द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस इज दैट वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा है वो कौन सा था? वो था कैपेसिटर ऑफ 24 माइक्रोफैरड्स, ये लास्ट वाला। तो फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आई है? 1 वोल्ट। इसके अक्रॉस वोल्टेज सबसे कम आई है। और ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सबसे कम है, इसके अक्रॉस 3 वोल्ट्स आई है, इसकी वोल्टेज मैक्सिमम आई है। यू हैव कैलकुलेटेड इट हियर, राइट? सो याद रखना, सीरीज में कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मैक्सिमम होगी उसकी वोल्टेज सबसे कम होगी, एंड इट इज रिटन हियर इन द नोट। नाउ व्हाट इज सेफ पोटेंशियल डिफरेंस? आप एक कैपेसिटर को उसकी डिफाइंड वोल्टेज से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। आपको नींद आना स्टार्ट हो गई बच्चों आप पे हंस ही सकते हैं, नहीं हंसना नहीं है, पढ़ना है। यहाँ पर देखिए ये एक कैपेसिटर है, ये एक एक्चुअल कैपेसिटर है जो हम सर्किट्स में यूज करते हैं, आपके पेपर 3 में भी यूज होता है। इसकी 2 लेग्स है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, इसकी एक लेग ये है और एक लेग ये है, मैंने थोड़ी सी बोल्ड कर दी है। जो शॉर्टर लेग होती है ना, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड द लॉन्गर लेग इज ऑलवेज द पॉजिटिव टर्मिनल। P3 के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं कि कनेक्शन करते हुए आपने इसकी पोलैरिटी का, इसके पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अब जरा ध्यान से देखो व्हाट इज मेंशन्ड ऑन दिस कैपेसिटर। आपके पास बच्चों इसकी कैपेसिटेंस है और आपकी इसके पास वोल्टेज है। सो दिस इज कैपेसिटर ऑफ 470 माइक्रोफैरड्स एंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज रिटन ऑन इट इज 200 वोल्ट्स। बच्चों इसका मतलब ये है कि इसकी सेफ वोल्टेज लिमिट 200 वोल्ट्स है। ये इससे ज्यादा वोल्टेज विथस्टैंड नहीं कर सकता। फर्दर टू अंडरस्टैंड दिस, इस बात को अंडरस्टैंड करो कि ये कैपेसिटर की एक प्लेट है और एक कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है। दिस इज अ सिंबल ऑफ कैपेसिटर, और इसी तरह का सिंबल है और इसी तरह से इसकी वर्किंग भी होती है। जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो एक प्लेट के ऊपर एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट के ऊपर एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ऐसा ही होता है ना? सो देखो, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे इसकी क्रॉस वोल्टेज भी इंक्रीज होती जा रही है। दरमियान में तो इंसुलेटर प्रेजेंट है ना, वही तो इन दोनों चार्जेस को सेपरेट कर रहा है। अब मसला क्या है बच्चों? मसला ये है कि ऊपर वाली प्लेट, प्लेट 1 कह लो, और नीचे वाली प्लेट को प्लेट 2 कह लो, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक फोर्स भी स्टैब्लिश होती जा रही है, एंड दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। तो बच्चों अगर आप इस चार्ज कैपेसिटर्स को अगर आप देखो तो इन दोनों प्लेट्स में अट्रैक्टिव फोर्स है। दरमियान में जो इंसुलेटर है बच्चों, ये भी तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स को विथस्टैंड कर सकता है ना। तो होता ये है कि जो आपकी 2 प्लेट्स हैं हाई वोल्टेज को विथस्टैंड नहीं कर सकती, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स दरमियान में बहुत ज्यादा हो जाती है, और जो आपके दरमियान में जो कैपेसिटर है, सॉरी जो आपका डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, वो इस लार्ज फोर्स को विथस्टैंड नहीं कर सकता। सो इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन हैपन्स, एक कोलैप्स हो जाएगा, यहाँ पर एक छोटी सी एक्सप्लोजन होगी। ठीक है, तो अगर आपने उसको विटनेस करना है तो आप कैपेसिटर को ओवरचार्ज करके देख लो, तजर्बा करके देख लो। ठीक है, सो यहां पर इसी की डिटेल लिखी हुई है। सेफ पोटेंशियल डिफरेंस, अ कैपेसिटर कैन नॉट बी चार्ज, capacitor can be charged only up to a certain potential difference. For example, capacitor shown in the image can be charged only up to 200 volts. ठीक है, this is called safe potential difference. A capacitor will be damaged beyond this voltage. तो मैंने आपको बताया कि क्यों डैमेज होगा, right? So safe potential difference for each of the capacitor is 6 volts. आपके पास जो 2 कैपेसिटर्स हैं इस डायग्राम में, one of them is 12 microfarads and the other one is 6 microfarads. इन दोनों के दरमियान जो सेफ पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 6 वोल्ट्स। इसका मतलब ये है कि किसी इंडिविजुअल कैपेसिटर को आप 6 वोल्ट से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, राइट? सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड बिटवीन प्लेट ए एंड प्लेट बी सेफली। जरा यहाँ पर देखो, मैंने आपको ये बताया कि ये जो सीरीज सर्किट है, अगर आप इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हो
V equals Q over C. ठीक है, चार्ज इज कांस्टेंट ना, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो इसका मतलब ये है कि जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी वो मैक्सिमम वोल्टेज पे जल्दी रीच कर जाएगा। तो कम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर कौन सा है? 6 माइक्रोफैराड्स वाला। इसके अक्रॉस पहले 6 वोल्ट्स वोल्टेज रीच कर जाएगी, और C1 जो है 12 माइक्रोफैराड्स वाला कैपेसिटर, इसकी अभी इसकी वोल्टेज जो है वो 6 से कम होगी। तो जब ये इस मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाता है, लेट्स फाइंड आउट कि इसके अक्रॉस उस टाइम पर कितना चार्ज होता है। सो यू अप्लाई द इक्वेशन Q इक्वल C, कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैराड्स, वोल्टेज इज 6, यहां से आपके पास चार्ज आ जाएगा 36 माइक्रोकूलम्स। ठीक है, और चार्ज इन सीरीज इज कांस्टेंट। उस वक्त आपके पास एक मिनट, 6 और 6 36 माइक्रोकूलम्स। उस वक्त जो आपके पास दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर होगा, इसके ऊपर भी चार्ज स्टोर होगा, वो होगा 36 माइक्रोकूलम्स। अब अगर आप दूसरे कैपेसिटर के ऊपर, कैपेसिटर 1 के ऊपर Q इक्वल CV अप्लाई करते हो और इसकी वोल्टेज फाइंड आउट करते हो, 36 माइक्रोकूलम्स इज इक्वल टू कैपेसिटेंस विच इज 12 माइक्रोफैराड्स मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। इसकी वोल्टेज की वैल्यू आ रही है 3 वोल्ट्स, राइट। तो अगर आप इस 3 वोल्ट्स को और इस 6 वोल्ट्स को ऐड करते हो, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दीज टू कैपेसिटर्स? 9 वोल्ट्स। 9 वोल्ट से वोल्टेज थोड़ी सी भी ज्यादा होगी तो दोनों कैपेसिटर की वोल्टेज इंक्रीज करेगी और C2 की वोल्टेज 6 से एक्सीड हो जाएगी, कैपेसिटर इंटरनली डैमेज हो जाएगा। मैं 1 मिनट के लिए इसके सोल्यूशन पे होल्ड कर रहा हूं सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डू दिस क्वेश्चन इन डिटेल। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड यू हैव कैपेसिटर्स इन पैरेलल नाउ। बच्चों, capacitors in parallel is most easy thing, the easiest thing in A2 physics, right? In parallel, voltage across each capacitor is constant, just like parallel resistor circuits. तो जो बैटरी की वोल्टेज होगी सिंपली वही वोल्टेज होगी across all the capacitors. Charge across each capacitor is divided. Yes, चार्ज क्यों डिवाइड हो जाएगा बच्चों? इस बैटरी ने चार्ज करना है ना सबको, तो कुछ इसको चार्ज करेगी, कुछ इसको चार्ज करेगी, कुछ इसको चार्ज करेगी, so charge will split, right? So in parallel you can simply see that charges को आपने add करना है, whereas voltage across each capacitor is constant in parallel. So how you can find out effective capacitance in parallel? The easiest derivation, you have to memorize the derivation. बच्चों इसको easy ना लेना, 2 to 3 marks की एग्जाम में आई हुई है। पास पेपर्स को देखो, पास पेपर्स में बहुत ज्यादा डेरिवेशंस आती हैं, राइट। सो जो चीज डिवाइड हो रही होती है ना, वहां से डेरिवेशन स्टार्ट करते हो। चार्ज डिवाइड हो रहा है तो यू विल राइट Q इक्वल्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नाउ Q इज इक्वल टू CV, तो आप इसको रिप्लेस करोगे, CV इक्वल C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3, राइट। सो वोल्टेज इज कांस्टेंट अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन पैरेलल, वोल्टेज सेम है तो आप वोल्टेज को कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। Moving on, you have a simplest of a simplest question here. You have a battery of power supply of 4 volts. Then you have 3 capacitances of capacitance, 3 microfarads, 9 microfarads, and 6 microfarads. How you will find their effective capacitance? You have just found the formula कि आपने इनकी capacitance को simply add करना है. So 3 capacitors, इनकी capacitance 3, 9 और 6 को जब आप सिंपली ऐड करोगे तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट इज 3 प्लस 9 12, राइट। 12 प्लस 3 इज 18, सो इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 18 माइक्रो फैरेड्स। बच्चों इसकी जरूरत ही नहीं, जरूरत इस बात को अंडरस्टैंड करने की है कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कांस्टेंट इन पैरेलल। वोल्टेज इज कांस्टेंट इन पैरेलल एंड दैट इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। इस वजह से हर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज विल बी 4 वोल्ट्स, वोल्टेज विल बी 4 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स। अब आपके पास हर इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी है और हर इंडिविजुअल कैपेसिटर की वोल्टेज तो पता चल गई। नाउ यू कैन सिंपली फाइंड आउट द चार्ज। तो आपने ये देखो Q इक्वल CV से तीनों के चार्ज फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी आई थी? 18 माइक्रोफैरेड। एक बार इफेक्टिव चार्ज भी फाइंड आउट कर लो, तो लिखो इफेक्टिव चार्ज इज इक्वल टू Q इक्वल्स CV। यहाँ पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस और यहाँ पर इफेक्टिव वोल्टेज आ जाएगी। इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 18 माइक्रोफैरेड्स
and effective voltage is the total voltage which is 4. यहाँ से आप total find out करो, this will be 72 microcoulombs. ठीक है, अगर आप इन तीनों को ऐड भी करोगे यहाँ से भी आपके पास इफेक्टिव चार्ज आएगा 12 plus 36 plus 24 is equal to 72 microcoulombs. Right? So moving on, आप यहाँ पे देखें चार्ज वोल्टेज ग्राफ. द ग्रेडियंट ऑफ चार्ज वोल्टेज ग्राफ विल गिव यू द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस. ये टॉप पे 9 माइक्रोफैरेड्स का ग्राफ ये है बिकॉज दिस इज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटेंस आउट ऑफ ऑल. ठीक है, सो उसके बाद 6 का है और उसके बाद 3 का है. जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होती है उसका ग्रेडियंट भी कम होता है. सो द ग्रेटेस्ट वन इज 9 microfarad, then you have 6 microfarad, and lastly you have a 3 microfarads capacitor. So each capacitor is charged to a same voltage of 4 volts. बच्चों ये वाला जो ग्राफ है ना, this is in context with the figure above. देखो पावर सप्लाई कितने वोल्ट्स की है, 4 वोल्ट्स की, और इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस देखो 3 माइक्रोफैरड्स, 9 माइक्रोफैरड्स और 6 माइक्रोफैरड्स. हम उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं. बाकी भी डिटेल्स देखे बच्चों. मैक्सिमम चार्ज कैन स्टोर इन 9 माइक्रोफैरड कैपेसिटर बिकॉज इट हैज ग्रेटेस्ट कैपेसिटी. डेफिनेटली जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वो भी ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है once they are charged up to the maximum voltage, the safe voltage. The gradient is representing the capacitance of each individual capacitor. लेकिन एक बात का ख्याल रखना बच्चों, जब आप gradient find out कर रहे हो ना, तो देखो the quantity along y-axis is in microcoulombs. तो जब आप माइक्रो को यूज करोगे तो आपने इसको रिप्लेस करना है 10⁻⁻⁶ कूलम से, और इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हुए ख्याल से ट्रीट करना. Right? And the last point is the area under the graph represents the energy stored. In fact, the electric potential energy stored by the capacitor. Area under the graph of 9 microfarad capacitor is greatest. देखो बच्चों, वो कह रहा है कि ये वाला एरिया ग्रेटेस्ट है. 9 माइक्रोफैरड कैपेसिटर क्रॉस एरिया जो है वो ग्रेटेस्ट है. इसका मतलब ये है इट कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये वाला एरिया जो है, दिस इज द ग्रेटेस्ट एरिया. सो up to the charging of same voltage of 4 volts, which capacitor has stored maximum energy? The 9 microfarad. और उससे कम एनर्जी किसने स्टोर की? 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर ने. और सबसे कम एनर्जी किसने स्टोर की? 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर पे. One reason is because 3 microfarads has lesser capacitance. Right? So अब आपको बच्चों कॉम्बिनेशंस को ट्रीट करना है कि आपके पास ये कुछ कॉम्बिनेशंस है. हाउ यू विल फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ ईच कॉम्बिनेशन. फॉर एग्जांपल, आपके पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन में देयर इज अ 9 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एंड 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इन पैरेलल, और उसके बाद इस जंक्शन के थ्रू आपके पास देयर इज अ थर्ड कैपेसिटर व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज. सबसे पहले 9 और 15 का पैरेलल सॉल्व करो. पैरेलल में तो कैपेसिटेंसेस सिंपली ऐड होती हैं, सो दैट विल गिव यू 9 + 15 व्हिच इज इक्वल टू 24. अब आपने 24 माइक्रोफैरड कैपेसिटर को सीरीज में सॉल्व करना है विद 12 माइक्रोफैरड कैपेसिटर. ठीक है, तो सीरीज का कौन सा फॉर्मूला होता है? 1/c वाला. चलो सॉल्व कर ही देता हूं. 1/c इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/12. यहां से आपके पास इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी 8 माइक्रोफैरड, जो कि यहां पर भी लिखा हुआ है. खुद भी कुछ कर लो, वीडियो को पॉज कर करके खुद कैलकुलेशन किया करो, फिर सोल्यूशन दिखा करो, फिर आपकी अच्छी लर्निंग होगी. राइट? अब इस कैपेसिटर में क्या करेंगे? इस कॉम्बिनेशन में व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस between these two terminals, terminal A and terminal B. सबसे पहले आप इस सीरीज को सॉल्व करो. C1 and C2 इन सीरीज. याद रखना सीरीज पर 1/c वाला फॉर्मूला लगता है. 1/c इक्वल्स 1/18 प्लस 1/9. यहां से ऊपर वाले कॉम्बिनेशन की वैल्यू आ रही है 6 माइक्रोफैरड, और ये 6 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर नीचे वाले कैपेसिटर के साथ पैरेलल में है, तो इनकी वैल्यूज ऐड करोगे. 6 + 4 विल गिव यू एन इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरड्स. ठीक है, सो 6 + 4 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड्स. एक और नोट आ गया. नोट्स बड़े आ रहे हैं, सो इन नोट्स को भी आप माइंड में रखिएगा प्लीज. कैपेसिटेंस एड्स अप इन पैरेलल. यस वी नो कि पैरेलल में कैपेसिटर्स जो है उनकी कैपेसिटेंस सिंपली ऐड होती है एंड डिवाइड्स इन सीरीज. इसका मतलब सीरीज में वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. इफ
n capacitors of same capacitance C are connected in series, the effective capacitance is given by C over n. तो ये आपका थोड़ा सा काम आसान करने की कोशिश कर रहा है. वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास 1, 2, 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज में और उनकी कैपेसिटेंस भी सेम है विच इज 12 माइक्रोफैराड्स ईच, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस के लिए आप किसी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज विच इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड्स. अगर आप इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करते हो 1 ओवर सी वाला, उधर से भी आपका आंसर सही आएगा लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. सो दिस वाज फॉर अ शॉर्टकट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखो. यूज मल्टीपल कैपेसिटर्स टू फाइंड आउट ऑफ ईच ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड्स. वो कह रहा है आपके पास 6 माइक्रोफैराड्स के बहुत से कैपेसिटर्स हैं. कितने हैं? 10, 20 जितने भी हैं उनको यूज करो सो दैट यू कैन फॉर्म अ सिंगल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड्स. देखो, अगर आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हो वो तो फिर बढ़ जाएगी. आप इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे और अगर आप 3 को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड्स. तो अगर आपने 2 माइक्रोफैराड की इफेक्टिव कैपेसिटेंस फॉर्म करनी है तो आप 6 माइक्रोफैराड्स के 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दो. सिमिलरली यू हैव टू फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 माइक्रोफैराड्स. बच्चों इसको आप खुद से प्रैक्टिस करो. ये आप कैसे लर्न करोगे तो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि अगर आप सीरीज में लगाते जा रहे हो तो कैपेसिटेंस बढ़ती जाए डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, कम होती जाएगी, और पैरेलल में कैपेसिटेंस जो है वो ऐड होती जाएगी. ठीक है, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 माइक्रोफैराड्स. जरा ध्यान से देखें, इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए. सो सबसे पहले ये पैरेलल सॉल्व करो. ठीक है, हर इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? 6 माइक्रोफैराड्स. So 6 microfarads and 6 microfarads when connected in parallel will give you a capacitance of 12 microfarads. ठीक है, जब आपके पास 12 आ गई तो आप इस 6 microfarads के साथ सीरीज में सॉल्व करोगे और सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास इफेक्टिव कैपेसिटेंस 4 microfarads आ जाएगी. ठीक है, सिमिलरली 5 microfarads का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया है? 5 इज इक्वल टू, बच्चों ब्रेक डाउन करें इसको 2 + 3 में. ऊपर वाले जो सिस्टम है, ऊपर वाली जो सीरीज है उसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड्स, नीचे वाले की है 3 माइक्रोफैराड्स. अगर आपने 2 + 3 करना है तो आप ऊपर वाले कॉम्बिनेशन और नीचे वाले कॉम्बिनेशन को पैरेलल में कनेक्ट करते हो. सिमिलरली 8 माइक्रोफैराड्स कैन बी ब्रेक डाउन इनटू 6 + 2. सो ऊपर वाले के 2, नीचे वाले के 6 + 2 इज 8 माइक्रोफैराड्स. सिमिलरली यू विल लर्न टू फॉर्म डिफरेंट कैपेसिटेंस. तो ये 15 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर को वीडियो पॉज करके पहले खुद करो, ना देखो सोल्यूशन. ठीक है, आप इसको खुद करो फिर आप इस डायग्राम से कंपेयर कर लो. नाउ यू हैव कैपेसिटर सर्किट्स. बच्चों बहुत आसान होते हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होते. एक सर्किट में करना क्या होता है, हर इंडिविजुअल कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी होती है और हर इंडिविजुअल कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर्ड की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होती है. सो डिटरमिन द चार्ज, वही बात होगी ना, चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर फाइंड आउट करना है. सो बच्चों ऊपर वाले जो कॉम्बिनेशन को देखें, 2 कैपेसिटर पैरेलल है, उसके साथ एक कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है. व्हाट यू कैन डू इज, आपको ये पता है कि ऊपर वाली ब्रांच की वोल्टेज 6 वोल्ट्स है और नीचे वाली ब्रांच की वोल्टेज भी 6 वोल्ट्स है. व्हाई? बिकॉज द सप्लाई वोल्टेज इज 6 वोल्ट्स. ठीक है, तो आप इसको ब्रांच बाय ब्रांच करो. ऊपर वाली ब्रांच को अलग से ट्रीट कर लो, नीचे वाली ब्रांच को अलग से ट्रीट कर लो. अब जो नीचे वाली ब्रांच है, बिकॉज इट हैज अ सिंगल कैपेसिटर, तो 6 के 6 वोल्ट्स इसको मिल जाएंगे. ठीक है, 6 वोल्ट्स का हकदार सिर्फ एक कैपेसिटर है, तो आपके पास इसकी वोल्टेज आ गई 6 वोल्ट्स. नाउ वंस यू हैव इट्स वोल्टेज, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला Q = CV. सो यू विल राइट Q3 = C3V3. आपके पास इसके चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसकी कैपेसिटेंस भी है, इसकी वोल्टेज भी है, तो यहां से नीचे वाले कैपेसिटर का चार्ज आ जाएगा 24 माइक्रोकूलम्स. 24 माइक्रोकूलम्स. और ऊपर वाले की इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो. ऊपर वाली ब्रांच की इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 1/C = 1/12 + 1/24. कैपेसिटेंस आ रही है जनाब 8 माइक्रोफैराड्स. ऊपर वाली ब्रांच की कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड्स. उसके अकॉर्डिंगली ऊपर वाली ब्रांच का इफेक्टिव चार्ज फाइंड आउट करो.
So this branch has a charge Q equals CV. C is 8 microfarads and voltage is 6. 6 multiplied by 8 is, if I'm not wrong, 28 microcoulombs. तो आपके पास 48 माइक्रोकूलम्स, दोनों कैपेसिटर्स का चार्ज आ गया है 48 माइक्रोकूलम्स ईच, 48 माइक्रोकूलम्स एंड 48 माइक्रोकूलम्स. अब Q इक्वल CV से इनकी वोल्टेजेस भी फाइंड आउट कर लो. पहले वाले की वोल्टेज Q इक्वल CV से ओरली नजर आ रहा है मुझे 2 वोल्ट्स आएगी, बाद वाले की 4 वोल्ट्स आएगी और बाद वाले की 2 वोल्ट्स आएगी. और नीचे वाली के तो आपको पता ही है, नीचे वाले की 6 वोल्ट्स है, राइट. सो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट दिस सर्किट. अगर आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को देखो, यू हैव 2 कैपेसिटर्स इन पैरेलल एंड देन यू हैव 1 कैपेसिटर इन सीरीज. अगर आप इनका सीरीज इक्विवेलेंट फॉर्म कर लो तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी आसान हो जाएगी. इसका मतलब ये है कि इस वाले कैपेसिटर और इस वाले कैपेसिटर का सबसे पहले पैरेलल सॉल्व कर लो, और पैरेलल में कैपेसिटेंसेस सिंपली ऐड होती हैं. सो 10 प्लस 8 is equal to 18. That single capacitor is represented by this voltage of, capacitance of 18 microfarads, and you have this 9 microfarads capacitor. ठीक है, इनकी effective capacitance find करो. 1 over effective capacitance is equal to 1 over 18 plus 1 over 9. यहां से effective capacitance is coming out to be 6 microfarads. ठीक है, now you apply the formula Q equals CV. Effective capacitance is 6 microfarads and voltage is 12. 12 multiplied by 6 is 72 microcoulombs, which is written here as well. ठीक है, आपके पास हर इंडिविजुअल कैपेसिटर का चार्ज आ गया है. यहां पर 72 लिखा हुआ है, यहां पर 60 की जगह आप 72 लिखो. वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ चार्ज, आप यहां से वोल्टेज फाइंड आउट कर लोगे. जब आपके पास इनकी वोल्टेजेस आ जाएंगी तो आपने वोल्टेज भी फाइंड आउट कर ली, चार्ज भी फाइंड आउट कर लिया. हाँ, अब इन दोनों का वोल्टेज जो है वो फर्स्ट की वोल्टेज होगी 4 वोल्ट्स और 4 वोल्ट्स. ये चार्ज किस तरह से स्प्लिट हो रहा है, इसके ऊपर Q इक्वल CV इंडिविजुअली अप्लाई कर लो और लोअर कैपेसिटर के ऊपर Q इक्वल CV अलग से अप्लाई कर लो. तो ऊपर वाले कैपेसिटर का और नीचे वाले कैपेसिटर का आपके पास चार्ज आ जाएगा, विच इज 40 माइक्रोकूलम्स एंड 32 माइक्रोकूलम्स. अगर आप इनको ऐड कर लोगे तो आपके पास इफेक्टिव चार्ज वंस अगेन 72 माइक्रोकूलम्स ही आएगा, राइट. सो बच्चों, ये डिफरेंट सर्किट्स हैं, ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगे. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज RC सीरीज सर्किट. बच्चों, इससे रिलेटेड तो बहुत सवाल आ रहे हैं. इनफैक्ट इस चैप्टर का सवाल मर्ज होकर भी आ रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ. ठीक है, अब आपने RC सर्किट को लर्न करना है. RC means resistors, capacitors, series circuit. Once again आपके पास ये जो डायग्राम है, this diagram shows how to charge a capacitor. ठीक है, आपके सिलेबस में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस की कैलकुलेशंस तो नहीं है, लेकिन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा डिटेल में है, राइट. इस बात को अंडरस्टैंड करो कि अगर आपने इस कैपेसिटर को चार्ज करना है, मैं इस वीडियो के स्टार्ट में भी बता चुका हूं कि इस 2 वे स्विच को आप किस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे. आप बताएं. यू विल कनेक्ट इट विद दिस पॉइंट A. ठीक है, जब आप इसको इस साइड पर स्विच करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा टू द वोल्टेज ऑफ V0. वंस दिस कैपेसिटर इज फुली चार्ज, अगर आप इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो 2 वे स्विच को कनेक्ट करेंगे विद द टर्मिनल B. ठीक है, जब आपने इसको चार्ज किया था, इसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज V0 स्टोर होगी. नाउ this capacitor will start providing its stored electric energy to this component R, this resistor R, and current will start flowing from the positive terminal of battery towards the negative terminal of positive terminal of capacitor to the negative terminal of capacitor, because in this case this capacitor is acting like a small battery, छोटी सी बैटरी. ठीक है, सो अब कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज स्टोर थी, उस वोल्टेज की बेस पे ये करंट फ्लो कर रहा है थ्रू अ रेजिस्टर इन दिस पाथ. नाउ दिस कैपेसिटर, दिस चार्ज कैपेसिटर इज एक्टिंग लाइक अ स्मॉल बैटरी. ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. यू हैव माय नंबर्स, यू कैन आस्क इन कमेंट्स, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, राइट. सो जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, इसके अंदर स्टोर्ड वोल्टेज भी
रिड्यूस हो जाएगी, इसकी स्टोर्ड वोल्टेज भी रिड्यूस हो जाएगी. सो क्या हो रहा है बच्चों, इसके अंदर वोल्टेज रिड्यूस हो रही है तो V नॉट से ग्रेजुअली रिड्यूस होगी जीरो, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. राइट. सो ये सारी डिस्क्रिप्शन इस पैराग्राफ में लिखी है कि अगर आपने कैपेसिटर को चार्ज करना है तो टू वे स्विच को आप टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट करें, इट विल बी चार्ज अप टू वोल्टेज V नॉट, और अगर आपने डिस्चार्ज करना है तो आप इसको पॉइंट बी के साथ कनेक्ट करें, इट विल डिस्चार्ज थ्रू अ रेजिस्टर. देखो बच्चों, अगर आप एक फुली चार्ज कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स को आपस में, इस टर्मिनल को एक वायर लेके शॉर्ट कर देते हैं ना, ये इंस्टेंटली डिस्चार्ज हो जाएगा. वाई? बिकॉज डिस्चार्जिंग पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बैरियर नहीं है. लेकिन अगर इस पाथ में एक रेजिस्टर लगा हुआ है तो इसकी डिस्चार्जिंग जो होगी वो ग्रेजुअल होगी, बिकॉज रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टर के करंट के फ्लो को लिमिट करता है, तो कैपेसिटर ग्रेजुअली डिस्चार्ज होगा. राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइम कांस्टेंट. बच्चों, हर आरसी सर्किट का, हर रेजिस्टर कैपेसिटर सर्किट का एक टाइम कांस्टेंट होता है. सो द टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम होता है जितने टाइम में उस पर्टिकुलर आरसी सर्किट में वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर रिड्यूस होकर अप्रोक्सीमेटली 37% ऑफ इनिशियल वोल्टेज रह जाती है. टू बी वेरी प्रिसाइज 36.8% ऑफ इनिशियल वोल्टेज रह जाती है. So time constant of RC circuit is the time in which charge stored or voltage stored on a capacitor reduces to 37% of its initial charge or its initial voltage. मैं दोबारा से बताता हूं, मेरे वर्ड्स पे गौर करो. अगर आप इसको वोल्टेज की टर्म्स में लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे? आरसी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है, दैट इज द टाइम टेकन फॉर द कैपेसिटर टू रिड्यूस टू 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वोल्टेज. ठीक है. या अगर आप चार्ज की टर्म में लिखोगे, सो चार्ज टू बी रिड्यूस टू 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल चार्ज. ये वोल्टेज और कैपेसिटर पे क्यों एप्लीकेबल है? बिकॉज जब आप Q इक्वल सी वी लिखते हो, Q इक्वल सी वी लिखते हो, तो आप ये लिखते हो दैट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस कांस्टेंट, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. ठीक है. अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर के फॉर्मूलाज भी लिख ले. एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर शुड बी गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ QV एंड द अदर फॉर्मूला इज हाफ CV स्क्वायर. ठीक है. यू हैव टू मेमोराइज बोथ ऑफ दीज फॉर्मूलाज. ये दोनों फॉर्मूलाज किस चीज के फॉर्मूलाज हैं? एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर. ओके. So time constant of any RC circuit can be calculated using this formula. The symbol of time constant is tau and tau is equal to RC. ठीक है. जब आप रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर आरसी सर्किट. राइट. द चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर रिड्यूसेस एक्सपोनेंशियली. एक्सपोनेंशियली रिडक्शन ऑफ चार्ज या वोल्टेज क्या होती है बच्चों? इफ यू हैव दिस ग्राफ ऑफ आइदर चार्ज और वोल्टेज, कैपेसिटर जो है इनिशियली मैक्सिमम चार्ज या वोल्टेज तक चार्ज है, वो ये मैक्सिमम वोल्टेज है. विद टाइम दिस वोल्टेज इज रिड्यूसिंग लाइक दिस. So this is called an exponential decrease. ठीक है. वो कह रहा है कि वोल्टेज लीनियरली रिड्यूस नहीं होती, रादर ये एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होती. राइट. सो वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर and current in the RC circuit decreases at the same rate. Why? Because voltage is proportional to current. जब वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट भी ज्यादा होगा. जैसे जैसे वोल्टेज रिड्यूस करेगी, करंट इन सर्किट विल आल्सो रिड्यूस. The equation of exponential decrease of charge on a capacitor is given by this. जी बच्चों, charge equals Q naught e raised to power minus T over RC. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो. This is further equal to Q naught e raised to power minus T over tau, because RC जो है वो टाइम कांस्टेंट के इक्वल है. Similarly, the discharging में जो वोल्टेज की रिडक्शन है, that is given by the equation V equals V naught e raised to power minus T over RC, which can be written as V naught e raised to power minus T over tau. ये यहाँ पर लिखा हुआ है. Where V is voltage after time T, V naught is the initial voltage stored, T is time, जिस टाइम पर आप वोल्टेज देख रहे हो, and RC और tau is a time constant. Right? तो जरा देखो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ग्राफ मेरे पास कैसे आया. देखो, द जनरल इक्वेशन इज V equals V naught e raised to power minus T over tau.
जब आपने टाइम की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू 0 सिलेक्ट की तो ये हो जाएगा v नॉट e रेज टू पावर माइनस 0 ओवर टॉ विच इज एनीथिंग रेज टू पावर 0. एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. ठीक है, तो इसका मतलब ये है, तो आपका आंसर आएगा e रेज टू पावर 0 1 से रिप्लेस हो जाएगा और आप यू विल बी लेफ्ट विद v नॉट ओनली. सो योर आंसर इज इक्वल टू v नॉट. यहां पर 0 नहीं आएगा, यहां पर v नॉट आएगा. सो मैक्सिमम वोल्टेज इज v नॉट. सेकेंड पार्ट में देखें, एट t इज इक्वल टू t नॉट, v इक्वल्स v नॉट ई रेज़ पावर माइनस टॉ ओवर टॉ. टॉ टॉ से कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज कमिंग आउट टू बी 0.37. इसी वैल्यू की अगर इसकी प्रिसाइज वैल्यू लिखूं वो बनती है 0.368, जिसकी बेस पे मैं कह रहा था 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वोल्टेज. राइट, जरा नेक्स्ट देखो. 2 टाइम कांस्टेंट्स के बाद वोल्टेज फर्दर रिड्यूस हो रही है and this is approximately 14% of its initial voltage. और 3 टाइम कांस्टेंट के बाद वोल्टेज रिड्यूस हो रही है ऑलमोस्ट 5% ऑफ इनिशियल वोल्टेज. देखो 0 पर मैक्सिमम वोल्टेज है तो आप V नॉट पर पॉइंट प्लेस करोगे. फर्स्ट टाइम कांस्टेंट के बाद वोल्टेज इज रिड्यूसिंग टू अप्रोक्सीमेटली 37% ऑफ इट्स इनिशियल वोल्टेज. देन 2 टाइम कांस्टेंट्स के बाद वोल्टेज ऑलमोस्ट 14%, 3 टाइम के बाद और कम, तो वोल्टेज इज रिड्यूसिंग एक्सपोनेंशियली. हमने ये पॉइंट्स जो हैं अपने इन पॉइंट्स की बेसिस पर ही स्केच किए हैं. राइट, सो अगर वोल्टेज जो है वो लीनियरली रिड्यूस कर रही है, यू कैन से दैट V इक्वल्स V नॉट e रेज टू पावर माइनस t ओवर टॉ इज द जनरल इक्वेशन विच कैन बी गिवन एज V नॉट e रेज टू पावर माइनस t ओवर RC. अभी इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करने हैं. सो वी हैव दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू RC सर्किट्स. जब आप पास वापस करेंगे आप बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करेंगे. इन क्वेश्चंस के अलावा ये ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ भी मर्ज होकर आते हैं. इसकी स्ट्रेट लाइन भी बनती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है. सो यू हैव अ क्वेश्चन दैट इन एन RC सर्किट, ये याद रखना हमेशा सीरीज सर्किट होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 20 kilo ohms and capacitance of capacitor is equal to 150 microfarads is initially charged to 16 volts. तो बच्चों आपके पास यहां से V नॉट की वैल्यू भी आ गई. V नॉट इनिशियल वोल्टेज इज 16 volts. He is asking you to find out the value of time constant. Right? Tau equals RC. रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों? 20 किलो ओम्स और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 150 माइक्रोफैरेड्स. यहां से इस पर्टिकुलर सर्किट का टाइम कांस्टेंट आ रहा है 3 सेकेंड्स. सो द वैल्यू ऑफ टॉ इज 3 सेकेंड्स. इसका मतलब है 3 सेकेंड्स में जो है वोल्टेज V नॉट से रिड्यूस करती है टू 0.368 V नॉट. द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आफ्टर 8 सेकेंड्स. तो बच्चों उसके लिए आप इक्वेशन लिखोगे V इक्वल्स V नॉट e रेज टू पावर माइनस t ओवर टॉ या t ओवर RC. वोल्टेज फाइंड आउट करनी है. इनिशियल वोल्टेज एज 16 वोल्ट्स. e रेज टू पावर माइनस कितने टाइम के बाद फाइंड आउट करनी है? 8 सेकेंड्स के बाद. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट? 3. सॉल्व इट ऑन योर कैलकुलेटर्स, यू विल गेट 1.11 वोल्ट्स. ठीक है. आफ्टर टाइम t फाइंड आउट करें आफ्टर विच द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वोल्टेज. वो कह रहा है वोल्टेज जो है वो रिड्यूस होकर कितनी रह जाती है? V नॉट का हाफ रह जाती है. सो वंस अगेन यू विल राइट दिस इक्वेशन V इक्वल्स V नॉट e रेज टू पावर माइनस t ओवर टॉ. वोल्टेज इज रिड्यूसिंग टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वोल्टेज. V नॉट e रेज टू पावर माइनस टाइम फाइंड आउट करना है और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है 3. सो V नॉट से कैंसल आउट हो जाएगा. दोनों साइड्स पर नेचुरल लॉग ले लो. ln ऑफ 0.5 इज इक्वल टू ln e रेज टू पावर माइनस t ओवर 3. ln 0.5 की वैल्यू होती है 0.693 इज इक्वल टू ln e जो है 1 होता है और पावर शुरू में मल्टीप्लाई हो जाती है. पावर को जब आप शुरू में मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी माइनस t बाई 3. दोनों साइड पर माइनस साइन कैंसल आउट हो जाएगा.
make t subject of the formula, this is equal to 2.08 seconds. So टाइम की वैल्यू आ रही है 2.08 seconds. इसका मतलब है 2.08 seconds में वोल्टेज जो है मैक्सिमम वोल्टेज से रिड्यूस होकर हाफ हो जाएगी, 3 वोल्ट्स पर आ जाएगी, राइट? अच्छा बच्चों, समटाइम्स आपको लीनियर ग्राफ भी बनाना पड़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इक्वेशन है ना, v इक्वल्स v नॉट e रेज टू पावर माइनस t ओवर आर सी या t ओवर टॉ. मैं आपको बच्चों 2 सिनेरियोज एक्सप्लेन करने लगा हूं, यहाँ पे सिनेरियो ए और यहाँ पर सिनेरियो बी. ठीक है, इन दोनों सिनेरियोज को इस वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसमें मिस्टेक ना करें. देखो, सबसे पहले मैं इसको यहां पर दोबारा से ऐसे ही लिख देता हूं, v इक्वल्स वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी, और यहां पर भी इस इक्वेशन को ऐसे ही लिख देता हूं, माइनस टी ओवर आर सी. ठीक है, एक साइड पर मैं v ओवर वी नॉट लिख देता हूं और एक साइड पर मैं v एज इट इज लिखा रहने देता हूं. In some of the questions you will see a straight line. तो बच्चों वो straight line कैसे फॉर्म होती है? वो straight line log लेने से फॉर्म होती है. So you will write that ln v over v naught is equal to ln e raised to power minus t over rc. दूसरी साइड पर भी नेचुरल लॉग लो, ln v equals ln v naught e raised to power minus t over rc. अब बारी बारी मैं दोनों को कंप्लीट कर रहा हूं, तो आप पहले इस वाली साइड को देखो. ln e की वैल्यू क्या होती है? ln e की वैल्यू 1 होती है और जो पावर है विच इज माइनस टी ओवर आर सी, ये शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो ln v ओवर v नॉट इज इक्वल टू ln e इज 1 और पावर शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस टी ओवर आर सी. जनरली यू गेट टू सी अ ग्राफ ऑफ ln v over v naught against time graph. ठीक है, you get to see such a graph. तो मैं यहां पर 2 एक्सिस स्केच कर देता हूं. This is y axis and this is x axis. राइट? अच्छा, एक स्टेप फर्दर करो. आपने टाइम को प्लॉट करना है ना, तो आप लिखोगे ln v ओवर v नॉट इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर आर सी मल्टीप्लाई बाय टाइम t. सो बेसिकली यू हैव reformed your equation in the form v y equals mx. अब x एक्सिस पर क्या है बच्चों? x एक्सिस पर टाइम है, टाइम इन सेकेंड्स, और y एक्सिस पर क्या है? y एक्सिस पर ln v ओवर v नॉट है. So your graph is a straight line through origin because इस particular graph का y intercept नहीं है and this graph has a negative gradient. तो ये graph जो है वो 0 से origin से start होगा और इसका gradient जो है वो negative होगा. So आप graph sketch करोगे और graph will look something like this. ठीक है, so this graph has a gradient of minus 1 over rc, which can be further used to find out either the value of time constant which is RC या further resistance और capacitance की वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए यूज हो सकता है. यू कैन फर्दर राइट इट एज 1 ओवर टाइम कांस्टेंट टॉ. ठीक है, अच्छा, विद अ माइनस साइन. दूसरी इक्वेशन को देखो, हैव अ लुक एट दिस इक्वेशन. इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ln v इक्वल्स ln v नॉट प्लस ln e रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर सी. रीअरेंज करो, ln v इक्वल्स ln e 1 हो जाएगा, पावर क्या है? माइनस टी ओवर आर सी, शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस ln v नॉट. राइट? अच्छा बच्चों, नाउ दिस पर्टिकुलर ग्राफ हैज y इंटरसेप्ट. देखो कैसे. इफ यू हैव टू सी ln v अगेंस्ट टाइम ग्राफ, तो y एक्सिस पर क्या प्लॉट होगा? ln v. x एक्सिस पर क्या प्लॉट होगा? टाइम. सो y एक्सिस पर ln v और x एक्सिस पर टाइम प्लॉट होगा. जरा ग्राफ की शेप देखो. दिस इज योर y एक्सिस,
This is your x-axis, right? The quantity along y-axis is ln v in volts लिखा होगा, और x-axis के along you have time in seconds, right? तो बच्चों जब आप इस ग्राफ की शेप ड्रॉ करोगे, इस ग्राफ का जो y इंटरसेप्ट है that will be equal to ln v नॉट. ठीक है, दोबारा से यहां पर रीअरेंज कर देता हूं. ln v equals -1 over rc times t plus ln v naught. So y is equal to mx plus c. y एक्सिस पर क्या प्लॉट किया? ln v. x एक्सिस पर क्या प्लॉट किया? टाइम. The gradient of the graph is equal to -1 over rc and y-intercept is equal to ln v naught, right? So बच्चों gradient के साथ माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये है फॉलिंग लाइन आएगी. So you will get such a graph, right? So that the gradient of this graph is equal to -1 over rc, which is also equal to -1 over time constant tau. Once you have the value of time constant, resistance और capacitance की value भी next step में find out करवा सकता है. And y-intercept of this graph is equal to ln v naught. अगर आप anti-log ले लो तो आप v naught की value find out कर सकते हो, which is e raised to power y-intercept, which is the initial voltage stored on this capacitor. बच्चों ये चीजें तो theoretical portion तो हमने cover up कर लिया, लेकिन you need a lot of practice. कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना होना, और कॉन्फिडेंट सिर्फ तब होना जब सारे सवाल कर लो. नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर करने हैं? ड्रॉप अ कमेंट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज.